हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विजन 365। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। आज जो उसमें तीसरा टॉपिक है वो केंद्र राज्य संबंध है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा चीज़ें इसमें चर्चा में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे है राज्यों की ऋण लेने की शक्ति में वृद्धि। ये न्यूज है, शक्ति में वृद्धि। देखिए, पहले राज्य अपनी कुल जीडीपी का 3% ऋण ले सकते थे। मींस पहले की लिमिट थी जीडीपी का 3% और अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है 5%। तो ये हमारा करंट ओरिएंटेड है, लेकिन इसमें एक करंट में ही कंडीशन रखी गई है कि 1% हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ सेगमेंट्स हैं। जैसे पहला सेगमेंट ये रखा गया है कि विद्युत वितरण के लिए जो पॉलिसी चल रही हैं उनमें आप खर्च करें। व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए खर्च करें, व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए खर्च करें। बात समझे? और अगर हम तीसरे की एड्रेस की बात करें तो हम खर्च कर सकते हैं, जैसे कुछ छोटी छोटी जो पॉलिसीज होती हैं उनमें। कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर ग्रोथ के लिए हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो 1% के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया गया है कि इन सेक्टर्स में हमें खर्च करना कंपलसरी है। ये बात रखी गई। तो पहला तो 3% से कितना 5%। अब हमारे लिए इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मुझे समझना है कि ऋण लेने की शक्ति किसकी कितनी होती है। तो हम तुलनात्मक समझाते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे केंद्र की शक्ति कितनी है, यहाँ पर राज्य की शक्ति समझते हैं। केंद्र के बारे में आर्टिकल 292 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो संसद जो कानून बना दे, जो सीमा निर्धारित कर दे 292 के तहत, उतना हम ऋण ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 293 में ये प्रोविजन है कि विधानसभा या विधानमंडल जो है वो जो सीमा निर्धारित करे उसके तहत हम ऋण ले सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारे यहाँ तय किए गए। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि संसद विदेशी स्रोतों से और घरेलू स्रोतों दोनों से ऋण ले सकती है, लेकिन राज्य केवल घरेलू स्रोतों से ऋण ले सकता है। मींस ये केवल हमारे देश के अंतर्गत ही ऋण ले सकता है। ये विदेश से भी ऋण ले सकते हैं और हम घरेलू यानी देश के अंदर से भी ऋण ले सकते हैं। ये केंद्र के पास पावर है। तीसरा समझना है, इसके लिए और कोई भी कंडीशन फुलफिल इसे नहीं करनी होती है। लेकिन अगर राज्य पर पहले से कोई ऋण बकाया है तो राज्य बिना केंद्र की अनुमति के ऋण नहीं ले सकता, या वो चुकाना पड़ेगा तभी ऋण ले सकता है। ऐसे कुछ स्टैटिक पोर्शन के भी प्रोविजंस हमें याद रखने। तो करंट में हमें क्या याद रखना है कि 5% 3% की ग्रोथ को बढ़ा दिया गया है। 1% के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिए गए हैं कि इन्हीं क्षेत्र में आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा। और बाकी हमें यहाँ समझना है कि आर्टिकल 292 में इनके क्षेत्राधिकार किसका, केंद्र का ऋण लेने का निर्धारित है, और राज्य का ऋण लेने का जो क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 293 में निर्धारित किया गया है। तो ये पहली न्यूज है जो मैंने आपको बताई, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अब अगली न्यूज हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम कहें इनर लाइन परमिट। तो करंट अफेयर्स के बेसिस पर लद्दाख में भी इनर लाइन परमिट लगता था, उसने अपना इनर लाइन परमिट जो है वो समाप्त कर दिया। इनर लाइन परमिट क्या होता है अब ये हम समझाते हैं। कहा जाता है एक यात्रा दस्तावेज है। मीन्स क्या है कि भारत के कुछ ऐसे पर्टिकुलर संवेदनशील एरिया हैं जहां ट्राइबल्स रहती हैं या कुछ संवेदनशील वर्ग रहते हैं। जब आप वहां जाएंगे या आएंगे तो वहां पर आपको परमिशन लेना होता है, और उसी परमिशन डॉक्यूमेंट को हम क्या कह देते हैं, इनर लाइन परमिट कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट अब भी हैं जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। उसमें मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और अगर हम कहें तो एक हमारा नागालैंड है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से स्टेट 4 हैं जहां आज भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि जहां इनर लाइन परमिट खत्म कर दिया गया है वहां आज भी विदेशियों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी किया जाता है। यानी यहां जो कोई भारत का व्यक्ति है उसे तो अब कोई परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी जाता है तो उसे आज भी एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना ही पड़ेगा। बात समझने वाली है। तो लद्दाख में भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी किया जाएगा। ठीक है,
हमें क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले बार एक फैक्ट और कि सबसे पहली बार इनर लाइन परमिट कब जारी किया गया, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1873, उसके तहत जो कुछ क्षेत्र थे उनके लिए इनर लाइन परमिट जारी किया गया। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कब जारी किया गया, तो बंगाल पूर्वी विनियमन अधिनियम 1873 के तहत। हम इसे लिख देंगे, पूछा गया है बंगाल पूर्वी विनियमन अधिनियम 1873। तो हमें क्या समझना है, इनर लाइन परमिट क्या है, एक यात्रा दस्तावेज है। हाल में करंट में क्यों चर्चा में है, क्योंकि लद्दाख ने इसे खत्म कर दिया है। फिर विदेशियों के लिए कौन सा चीज अब भी जारी किया जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिटेड जारी किया जाएगा। सबसे पहली बार बंगाल पूर्वी विनियमन अधिनियम 1873 के तहत आया था। और 4 स्टेट में आज भी भारत के इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, वो मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे लिए। ठीक, अब हमें समझना है इसके अलावा अगला, एक प्रोसीजर बताते हैं नए जिलों का गठन, नए जिलों का गठन। ठीक है, तो आपको समझना है मुलेर कोटा नाम का एक जिला गठित किया है अभी हाल में पंजाब में। तो इस वजह से आपका ये चर्चा में। तो हम प्रोसीजर समझाएंगे 2 कि नए राज्य का गठन कैसे होता है और नए जिले का गठन कैसे होता है। फैक्चुअल एक मुझे लगता है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जिले के गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्य सरकार के पास है। किसके पास है, राज्य सरकार। लेकिन राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो संसद के पास है, या हम कहें केंद्र सरकार के पास है। तो ये समझना है प्रोसीजर क्या है, समझिएगा थोड़ा। देखिए जिले के गठन के लिए क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ एजेंसीज हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो जो है। दूसरा अगर आपने सुना हो एक डाक से रिलेटेड एजेंसीज है हमारे यहाँ। तो ये एजेंसीज हैं, या हम कहें आपने एक और सुना हो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनकी हम अगर बात कर लें, वो ये 3 एजेंसीज हैं। इनसे एक हमें प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं है किसी नए जिले के गठन या उसके नाम परिवर्तन से। और इनसे अगर प्रमाण पत्र मिल जाए तो राज्य में जो विधानसभा होती है वो किसी भी नए जिले का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। अब हमें समझ लेना है आर्टिकल 2 के तहत कहा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश है, यानी राज्यों के गठन की प्रोसीजर। और आर्टिकल 3 में यह बात कही गई है कि हम नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन हम किसी में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। और आर्टिकल 4 में यह बात कही गई कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितना भी अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इस तरीके के कोई भी बिल होंगे वो सदन में आएंगे। तो ये प्रोसीजर छोटा सा हमें समझने वाला होता है कि राज्य का गठन किसके, संसद करती है, और जिले का गठन कौन करता है, राज्य का विधानमंडल या राज्य सरकारें करती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें। अब अगली अगर हम बात करते हैं न्यूज की, उसे समझ लें थोड़ा सा। पुलिस महानिदेशक या डीजीपी की नियुक्ति को लेकर है। पुलिस महानिदेशक या हम कहें डीजीपी की नियुक्ति। देखिए हम जानते हैं विवाद क्या है। पश्चिम बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति का विवाद खड़ा हुआ। वो पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही थी कि हम खुद नियुक्त करेंगे। वेस्ट बंगाल में क्या कहा, हम खुद नियुक्त, और इधर केंद्र सरकार कह रही थी कि हम नियुक्त करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो आप प्रोसीजर समझिएगा। अगर ये पूछा जाए कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये बात सही है कि वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। लेकिन एक मामला आया था 2006 में जिसे प्रकाश सिंह बाद मामला कहते हैं, जिसने नियुक्तियों से रिलेटेड कुछ जजमेंट दिए थे। प्रकाश सिंह बाद मामला कब आया है, 2006 में। इसी मामले किया गया। यूपीएससी जो है वो ये जिन्हें रिकमेंड करेगी उस डीजीपी की नियुक्ति इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर होगी। और इसके रिकमेंडेशन के कुछ प्रोसीजर्स होंगे, जैसे वरिष्ठता होगा, दूसरा कहा गया योग्यता होगा, और तीसरे कहा गया उसकी हम कार्यकाल देखेंगे। ये सब प्रोसीजर्स देखे जाएंगे।
इन प्रोसीजरों को निर्धारित करके वो 3 कैंडिडेट का रिकमेंडेशन करती है और उन 3 कैंडिडेट में से राज्य किसी को भी अपने राज्य का डीजीपी बना सकती है। तो अगर हम देखें प्रकाश सिंह बाद मामला हमसे पता है डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित है और उसमें प्रोसीजर क्या है कि यूपीएससी निर्धारित करेगी कि किसे किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया जाए या किसे नियुक्त ना किया जाए। ये प्रोसीजर हमें समझना है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और डीजीपी की नियुक्ति किस स्टेट में विवादित हुई, तो पश्चिम बंगाल में विवादित हुई, करंट ओनेटेड है। और कौन सा मामला इससे डील करता है, तो प्रकाश सिंह बाद मामला डील करता है। बस इतनी चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली न्यूज पर बात करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्यों को सहायता क्यों न्यूज में है? हाल में आंध्र प्रदेश को सहायता मिली है। हमें क्या समझना है? हमें समझना यह है कि विशेष राज्य को क्या माइलेज मिल जाता है। अगर कोई विशेष राज्य है तो देखिए क्या क्या माइलेज है, 4-5। पहली बात, विशेष राज्य होगा कौन? ऐसे राज्य होते हैं जो या तो पहाड़ी हों, या तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, या तो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में हों, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस उनकी ठीक ना हो। तो पहली बात तो वो विशेष राज्य होंगे। ये हमें 3 कंडीशंस याद रखनी। दूसरी, अगर हम कंडीशंस पर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी योजना जो केंद्र सरकार की होती है उसमें 90% केंद्र सरकार खर्च करता है और 10% जो रिमेनिंग होता है वो 0% ब्याज दर पर केंद्र सरकार उधार देने को तैयार होता है कि इस केंद्र योजना में आप लगाइए। तो पहला माइलेज देखिए, 90% तो केंद्र ही खर्च करेगा। इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग अक्सर वो किया करते हैं, जैसे बिहार अभी भी कर रहा है। ठीक, तो ये पहला प्रोसेस। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होगा इसमें समझना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें अगर उन्हें लेकर आना है तो उस पर कुछ कर मुक्त होंगे, जैसे उस पर आयकर नहीं वसूला जाएगा, कारपोरेट टैक्स नहीं वसूला जाएगा, उन करों से क्या कर दिया जाएगा, उसे मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने ये उस साल पैसा खर्च नहीं कर पाया तो ये धनराशि उनकी लैप्स नहीं होती है, मतलब ये समाप्त नहीं होती है, ये अगले वर्ष वो खर्च कर सकते हैं। तो ये विशेष राज्यों को कुछ माइलेज मिलते हैं, इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोग, और हाल ही में आंध्र प्रदेश को कुछ धनराशि मिली है। तो 3 कंडीशन याद रखनी है। क्या फायदे मिलते हैं याद रखना है। पहली फायदा क्या है कि केंद्र की कोई योजना होगा उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी और जो 10% बचता है उस 10% को 0% ब्याज पर उधार लेकर वो खर्च कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमें ये याद रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर उन्हें अपने स्टेट में लेकर आना है उस पर आयकर नहीं देना पड़ेगा, कारपोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त मिलता है वो इन्वेस्टमेंट। और जो पैसा मिलेगा अगर उस वर्ष उन्होंने खर्च नहीं कर पाया तो वो लैप्स नहीं होता है, मीन्स अगले वर्ष भी वो उसे क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है। अब हम बताते हैं एक आपदा प्रबंधन अधिनियम चर्चा में है, उसमें हम क्या चर्चा में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हमें पता है हमारे यहाँ कोविड चल रहा था, उस दौरान केंद्र सरकार ने कुछ डायरेक्शंस जारी की और उसकी आर्टिकल 51, मतलब एक धारा है 51, उसमें यह कहा जाता है अगर वो डायरेक्शंस कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो उसे 2 वर्ष या उनमें बाधा पैदा करेगा तो उसे 2 वर्ष की सजा हो सकती है। और ये वहां के जो पुलिस अधिकारी है उस पर ऐसा आरोप लगा है, जो वहां का पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि धारा 51 चर्चा में है। अगर केंद्र सरकार द्वारा महामारी के दौरान या किसी आपदा के दौरान कोई भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनमें वो व्यवधान बने या उन्हें वो ना माने तो उसे जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब उसका तार्किक नहीं है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो जवाब मांगा गया है वहां के डीजीपी से, मैं समझ रहा। तो ये चर्चा में इसे आप ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी न्यूज चर्चा में हैं जिन्हें हम बताते हैं छोटी छोटी न्यूज हैं या बड़ी बड़ी हैं। एक नदी जल विवाद को लेकर, नदी जल विवाद, ध्यान से समझें। आपको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय बना है, जल शक्ति मंत्रालय, और यह भी शायद पता हो कि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, उससे एक नया स्टेट निकल कर आया तेलंगाना। तो वहां पर 2 नदियों के जल बोर्ड विभाजित नहीं हो पाए थे, एक गोदावरी नदी जल बोर्ड और कृष्णा नदी जल बोर्ड। तो करंट में इसलिए है कि इसे के क्षेत्राधिकार को जल शक्ति मंत्रालय ने अभी निर्धारित कर दिया है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 262। इसमें यह कहा गया है अंतरराज्यीय नदी जो जब विवाद उत्पन्न होते हैं उनके लिए किसी भी अधिकरण का गठन संसद कर सकती है।
किसका गठन करते हैं, और इनके क्षेत्राधिकार को वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर कर सकती है। मतलब इनके खिलाफ सुनवाई ना सुप्रीम कोर्ट में होगी ना हाई कोर्ट में होगी। और इसी एक्ट को यूज करते हुए एक नदी बोर्ड अधिनियम आया था हमारे यहाँ, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 जो नदी विवाद और नदी घाटियों के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से ये बात हमें यहां से समझना है, और वो किस आर्टिकल के तहत बना था, इसके तहत। अब एक चीज और समझे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए स्टेटिक में है कि विषय किसका है। जल के कोई भी विषय हो, जल हो, नहर हो, सिंचाई से रिलेटेड मामला हो, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। लेकिन नदी और नदी घाटी जो हैं ये किसके विषय है, संघ सूची के विषय। यानी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी का प्रबंधन संघ सूची का विषय है। अगर प्रविष्ट संख्या भी याद रखना चाहो तो 56 में है, संघ सूची के प्रविष्ट संख्या 56 में, और राज्य सूची के प्रविष्ट संख्या 17 में नदी, नहर, झील, ये जितना भी जल का संबंधित है मसला, वो सब किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये बात हमें याद रखनी। फिर हमें स्टेटिक अगर याद रखना है तो कई नदी जल विवाद हैं जो मैंने ऑलरेडी केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देखिए। कृष्णा नदी विवाद क्या है, महानदी विवाद क्या है, ठीक। इनके अक्सर ये पूछते हैं कि किन किन राज्यों में, अगर आपको ज्योग्राफी में ये क्लियर है कि कौन सी नदी कहां से जाती, जैसे पेरियार हमें पता केरल और तमिलनाडु से ही होके जाती, तो पेरियार जल विवाद दो ही स्टेट के बीच चल सकता है, किसके किसके, केरल और तमिलनाडु के बीच। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कावेरी, तो कावेरी जिन जिन स्टेटों से होकर जाएगी वहां पर चलेगा, कृष्णा जिन स्टेटों से जाएगी वहां पर चलेगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी हम कहें या मांडवी कहें, ये सब नदी जल विवाद जो चल रहे हैं, ऊपर ब्यास, सतलज, रावी का जल विवाद चल रहा है। तो ये जो जल विवाद हैं जो जिस स्टेट से होकर जाती उन स्टेटों के बीच देखने को मिलते हैं। तो अगर स्टेटिक पार्ट वहां से क्लियर है तो ये नदी जल विवाद आपको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक ये न्यूज में चर्चा में है, एक न्यूज छोटी सी सीमा विवाद को लेकर है, मैं उसे भी बताता हूं। सीमा विवाद, राज्यों के बीच सीमा विवाद। देखिए, असम और मेघालय के बीच चल रहा था, असम और मेघालय के बीच 1969 में ही मेघालय ने कुछ दावे किए थे और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डिक्लेयर किया गया था। और फिर 1972 में आपको पता होगा कि मेघालय को हमने क्या दे दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 1972 में मेघालय क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। उसी दौरान कुछ क्षेत्र इसके थे जो असम, क्योंकि ये असम से कटकर बना है, तो असम के 884 किलोमीटर या 34 किलोमीटर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सीमा विवाद इनका चल रहा था। हाल में इस सीमा विवाद को सुलझा दिया गया, हाल में इस सीमा विवाद को क्या किया गया, सॉल्व किया गया। तो हमें अब क्या समझना है, ये सॉल्व हो गया, ये करंट अफेयर्स का है। हमारे यहाँ राज्यों का गठन कैसे होता है, ये प्रोसीजर समझने वाला। और क्या हम जाने कुछ आयोग जैसे स्टेटिक हम बात करें, जब हमारे यहाँ सीमा विवाद हुए कैसे कैसे, जैसे आपने एक सुना होगा एसके धर आयोग। एसके धर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, 1948 में गठित हुआ, कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। ऐसे ही इसके बाद जो गठित हुआ वो जेबीपी कमेटी गठित हुई, उसने क्या सिफारिशें की, जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पटाभी सीतारामैया थे, इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए और किसके आधार पर हो, प्रशासनिक आधार पर हो। फिर आपने सुना होगा कि एक आयोग बना जिसका नाम है फजल अली आयोग। कब बना, 1953 में, और 1956 में इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। और इन परिस्थितियों में ये बातें कही गई कि भाषा के आधार, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत फॉलो ना किया जाए, भाषा भी राज्यों के गठन का आधार हो सकता है। आज भाषा है, क्षेत्र है, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो राज्यों के गठन का आधार बनती हैं। और इसी के आधार पर आपने सुना होगा कि 7th अमेंडमेंट हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ बनाए गए। और आज की स्थिति देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ हैं। तो कई राज्यों का पुनर्गठन वगैरह धीरे धीरे हुआ। तो हमारे लिए स्टेटिक इंपॉर्टेंट है, उनके क्या क्या। दूसरा हम और ये समझ सकते हैं कि कहां कहां सीमा विवाद चल रहा है। तो भारत के 6 राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, बात समझ रहे हैं। तो हमें उतना उसमें नहीं जाना है, तो हमें जानना है कि हाल ही में एक राज्य का सीमा विवाद सुलझाया गया, वो किसके किसके बीच चल रहा था, असम और मेघालय। और इसके स्टेटिक पार्ट को आप कर सकते हैं। अब अगर इसमें जानना चाहो तो बहुत ज्यादा और स्टेटिक में याद सकते हो कि कौन स्टेट का गठन कब हुआ। जैसे 1960 में महाराष्ट्र गुजरात का हुआ, 1963 में नागालैंड हुआ, 1966 में पंजाब हरियाणा वगैरह गठित हुई, चंडीगढ़ आए,
अगर हम उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश 71 में, 72 में, अभी मेघालय बता दिया आपको, ठीक। इसी तरीके से हम 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य मिला और अरुणाचल प्रदेश का गठन हो गया। 75 में सिक्किम हो गया, हम बात करें 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड का गठन हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो 2014 में तेलंगाना का गठन हो गया, 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख का विभाजन कर दिया गया और 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। तो इस तरीके से कुछ है जो इसमें स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब देखते हैं कोई छोटी न्यूज और अगर बची है तो हम उसे कवर कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको? तो मेरे हिसाब से शायद कोई न्यूज नहीं बची है, और अगर कोई न्यूज बची है तो हम देख लें एक बार। वो आपको नदी जल विवाद मैंने समझा दिया है आपको, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हो गया, एक 7th शेड्यूल पर न्यूज है वो हम बताते हैं, इनर लाइन परमिट बता दिया आपको, नए जिलों का गठन बता दिया, 6th शेड्यूल पर हो गया। 2 न्यूज हैं, एक समझ लीजिए जो छूट रही थी इस टॉपिक में। एक 7th शेड्यूल चर्चा में है, 7वीं अनुसूची, ठीक है। एनके सिंह का नाम सुना होगा, जो इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, एनके सिंह, ठीक। उन्होंने ये कहा है कि महामारी चल रही है कोविड की वजह से, इसलिए 7th शेड्यूल का रिव्यू किया जाए, रिव्यू, समझ आए? तो स्टैटिक पार्ट बस हो गया इंपॉर्टेंट, एनके सिंह याद रखेंगे, एनके सिंह ने ऐसा कहा, ये करंट का है। स्टैटिक पार्ट 7th शेड्यूल में आपको पता होगा 3 सूचियां होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है क्या, समवर्ती सूची। हमें समझना है ये आर्टिकल 246 के तहत बातें बोली गई, और इसमें यह कहा गया है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या संसद बनाएगी। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकारें बनाती है। और समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर विषय समान हो और दोनों कानून बनाए तो केंद्र के कानून को क्या दी जाती है, वरीयता। इसमें मौलिक रूप से 97 विषय थे और आज जो है वो 100 विषय हैं। इसमें 66 विषय थे, आज 61 है। इसमें 47 विषय थे, आज 52 है। बात समझने वाली। तो ये स्टैटिक पार्ट फिर हमें याद रखना चाहिए। 248 में हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियां हैं और अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ संसद को सौंपी गई हैं। 1935 के एक्ट में यही शक्तियां हमने गवर्नर या वायसराय को सौंपी थी, और उद्देशिका में जब 13 दिसंबर को भाषण दिया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने कहा था अवशिष्ट शक्तियां हम राज्यों को सौंपेंगे। लेकिन सौंपी किसे गई, आपने देखा बाद में संसद को सौंपी गई, मतलब हमारे केंद्र को सशक्त बनाया गया है। तो ये बातें हमें इसे यहां से समझनी। अब एक चीज समझना है, एक अगली न्यूज और इंपॉर्टेंट है, इसे केवल ऐसे संक्षेप में सुन लें। जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। जिला स्तरीय समितियां कौन गठित कर रहा है, विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने यह कॉन्सेप्ट दिया है कि किसी भी जिले का जो वरिष्ठ सांसद होगा उसकी अध्यक्षता में हम जिला स्तरीय पर कुछ समितियां बनाएंगे, और वो ये परीक्षण निरीक्षण करेगा कि विद्युत सही से रेगुलेट हो रही या नहीं। और जितने भी सांसद होंगे वो सब उसके सह अध्यक्ष होंगे। वहां पर कहा कि मैनेजमेंट ये डीएम देखेगा, मतलब जिला कलेक्टर देखेगा, और उसे सचिव वहां का नियुक्त किया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लान है, अगर रेगुलेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो विद्युत मंत्रालय की ये है जिला स्तरीय समितियां गठित करने का प्रोविजन है। अब इस टॉपिक में एक भी न्यूज नहीं बची है, ठीक है। मैंने कंप्लीट सभी न्यूज इसमें कवर कर दी, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने सभी यहाँ पे कवर किए। अब अगले जो है हमारा टॉपिक वो न्यायपालिका है। हम अगले रिदम में जो टॉपिक है न्यायपालिका, उसकी न्यूज को लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।